हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में भी हमने लीनियर इक्वेशंस को पढ़ लिया है। क्लास 9th में भी हमने लीनियर इक्वेशन को देखा है और क्लास 10th में भी हम लोग लीनियर इक्वेशन ही पढ़ने वाले हैं। बस अंतर इतना है कि उसमें सिंगल वेरिएबल को देखे थे और इसमें हम लोग दो वेरिएबल्स को देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर मैं बताऊं बहुत ही ईजी है, बस थोड़ी सी दिमाग लगाइए, आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इंट्रोडक्टिव वीडियो है। आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, सबके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाम से क्लियर है, देखिए लीनियर इक्वेशन यानी कि इसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री 1। लीनियर इक्वेशन की डिग्री होती है 1 होती है, डिग्री 1 हो जाएगी। और वेरिएबल देखिए नाम से क्लियर है कि इसमें कितने वेरिएबल की बात हो रही है, 2। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग केवल और केवल डिग्री 1 की बात करेंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा वो होगा डिग्री 1 का और वेरिएबल 2 का होगा। ठीक है, अब हम इसके जनरल फॉर्म को थोड़ा देखते हैं। जनरल फॉर्म जो होता है इसका, हाँ इससे पहले थोड़ी और बात बता दें आपको। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, यानी कि कोई भी एक लाइन की बात नहीं करेंगे, हम लोग दो लाइन की बात करेंगे। क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइंस हैं इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चलिए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर कहीं भी बोले जाएंगे तो इसका मतलब आप समझिएगा कि दो लाइन की बात हो रही है। जनरल फॉर्म जो होगा इसका बच्चों, जनरल फॉर्म देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होगी पहली लाइन। और दूसरी लाइन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वेरिएबल्स हैं। देखिए x y दो वेरिएबल हैं। चूंकि ये वेरिएबल दो की बात हो रही है, हमने पहले बता रखा है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग केवल दो वेरिएबल की बात करेंगे, कोई 2 वेरिएबल चैप्टर का ही नाम है। तो ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स x एंड y आर वेरिएबल्स। और क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। देखिए x y हो गया, अब a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, और एक प्रोवाइडेड एक कंडीशन दी जाती है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, साथ ही साथ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी बता दो क्यों नॉट इक्वल टू 0 दिया जा रहा है, क्योंकि अगर सपोज a1 0 हो जाता है, तभी बच्चों देखो अगर a1 0 भी कर लेते हैं तो हमारे पास b1 का स्क्वायर रहेगा तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी इसमें से एक कांस्टेंट यानी कि एक कोफिशिएंट x का या y का अगर 0 हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका सोल्यूशन की थोड़ी बात करते हैं। देखिए सोल्यूशन क्या है, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में देखते थे, जो भी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती थी इक्वेशन को, वही उसका सोल्यूशन होता था। सेम यहाँ भी है पेयर ऑफ सोल्यूशन। देखिए x और y का कोई भी वैल्यू, अभी तो ये जनरल फॉर्म है, अगर कोई भी इक्वेशन में देता हूं आपको, उसमें x और y की कोई भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर जाती है यानी कि उसके RHS से बराबर हो जाता है। मतलब LHS में अगर हम x और y की वैल्यू रखते हैं तो RHS से बराबर हो जाता है, यानी कि सेटिस्फाई कर जाता है, तो वो x और y की वैल्यू उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और एक क्वेश्चन दिया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, देखिए, और मैंने बोल दिया कि यहाँ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 पे आप चेक करिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, या मतलब कि ये x और y की वैल्यू जो है वो इस पेयर ऑफ लाइंस का यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। x की वैल्यू रख लीजिए, x इक्वल टू 3 पे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, x 3 और y की जगह -1 है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। देखिए LHS RHS के इक्वल हो गया। ओके, सेकंड लाइन में देख लीजिए, x इज इक्वल टू 3 यानी कि 3 × 2 माइनस ब्रैकेट में -1 हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 6 माइनस प्लस यानी कि 7, दोनों ही सेटिस्फाई कर रही हैं। यानी कि ये x इज इक्वल टू 3 और ये y इज इक्वल टू -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही मैं समझाना चाह रहा था कि सोल्यूशन होता है यही चीज है कि वो x और y की वैल्यूज जिस पे ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में कि अगर मान लीजिए कोई भी दो लाइन आपको दी जाती है, सपोज दो लाइन अगर आपको दी गई है तो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अगर दो लाइंस हैं तो या तो वो दोनों लाइन अपने आप में पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है, या तो वो दोनों लाइन अपने आप में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, ऐसे काट सकती हैं कहीं भी, या वो हो सकती हैं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, यानी कि ये एक लाइन है तो सपोज दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए, है ना। मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसाइड केस हो गया, ये हो गया दोनों पैरेलल केस, पैरेलल, और ये हो गया इंटरसेक्टिंग।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में किसी बच्चे के दिमाग में अगर इसके अलावा कोई कंडीशन आ रही होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, किसी बच्चे के मन में ऐसा आ रहा होगा कि सर ऐसी लाइन हो सकती है, तो वही बड़ी बात नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। अगर इसको आप इन्फिनिटली एक्सटेंड करेंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं जाके ये इंटरसेक्ट करेगी, तो ये इंटरसेक्टिंग के कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये आता था पहले। ठीक है, चलिए, तो इन 3 कंडीशंस हो सकती हैं लाइंस की। अब इन तीनों कंडीशंस के हिसाब से आपको बांटा गया कि ये सोल्यूशन कॉन्सिस्टेंट किस में होगा और इनकॉन्सिस्टेंट किस में होगा। तो हम कॉन्सिस्टेंट को समझते हैं कैसे। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि कम से कम एक सोल्यूशन रखता है। ठीक है, देखिए कैसे। तो अच्छा ठीक है, इस पे भी एक चर्चा कर लेते हैं। कम से कम अगर एक सोल्यूशन रखना है, अगर एटलीस्ट 1 सोल्यूशन, तो देखिए किस में हो सकता है, ओवरलैप वाली केस। देखिए ये कोइंसाइड लाइन में देखिए आपको जहां भी पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी हर जगह सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, क्योंकि दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है। तो एक्स और वाई की वैल्यू हर जगह मैच हो रही है, तो ये हर जगह सोल्यूशन है। यानी कि इसमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। कोइंसाइड लाइंस में जब लाइंस ही एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप है तो उसमें इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक जगह अगर ये काट रही है, दोनों लाइन जहां जहां मिलती है वही तो सोल्यूशन होता है ना। यहाँ तो हर जगह मिल रही है तो इनफिनाइट सोल्यूशन, और यहाँ पे एक जगह मिल रही है तो एक सोल्यूशन। यानी कि इस केस में कोइंसाइड के केस और इंटरसेक्टिंग के केस में जो भी सोल्यूशन आएगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, और पैरेलल के केस में कहीं वो दोनों लाइन मिलेगी ही नहीं, तो इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट। यानी कि ये केस जो होगा इनकॉन्सिस्टेंट का होगा, और ये दोनों लाइंस जो होंगी वो अपने आप में सोल्यूशन जो भी देगी उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सिस्टेंट। अब अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट 1 सोल्यूशन। यानी कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर एक सोल्यूशन कम से कम रखता है तो वो होगा कॉन्सिस्टेंट। और ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैव नो सोल्यूशन उसको बोल देंगे हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट। हम आगे जब एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको कई ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पे पैरेलल लाइंस का वो सिस्टम होगा तो वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो उस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। एक्सरसाइज के कई बार क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे कि आप चेक करिए कि ये सोल्यूशन जो है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट है या कॉन्सिस्टेंट, तो वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अब देखिए अगर जनरल फॉर्म जो हमने अभी लिखा था एक बार और लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये दो इक्वेशंस को हम देख के कैसे पता करें, ये तीनों कंडीशंस जो अभी हमने देखा कि पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और तीसरा केस था ओवरलैप वाला केस, कोइंसाइड वाला केस। तो हम इस पेयर ऑफ लाइंस को देख करके कैसे पता करें कि ये लाइंस कौन से कंडीशन में जा रहा है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है केस 1। देखिए केस 1 क्या बोलता है बच्चों, देखिए ये कोफिशिएंट की केवल हम बात करेंगे। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, a1, इसमें है a2 दूसरी लाइन में, यहाँ पे b1, यहाँ b2, यहाँ c1 और c2 अपने आप में कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए a1 अपॉन a2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इन बोथ पेयर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अगर ये तीनों ही कोफिशिएंट्स इक्वल हो अपने आप में, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ये होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन होगी जिसमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल हो रहे हैं, ये रेशियो इक्वल हो रही हैं, तो ये लाइन अपने आप में ओवरलैप का केस आएगा। यानी कि ये लाइन जो होगी वो ऐसे जाएगी, ये एक लाइन गई और दूसरी भी लाइन जो जाएगी वो बच्चों इसी के ऊपर जाएगी। ठीक है, ये ओवरलैप होकर के जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखिए, केस 2 क्या बोलता है, अगर यही रेशियोज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की हम बात ही नहीं करेंगे इसमें, तो अगर यही दोनों अपने आप में इक्वल नहीं हुई, यानी कि a1 अपॉन a2 कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज नॉट इक्वल, तो हम इस केस को बोल देंगे यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, यानी कि हम लोग जो 3 कंडीशन पढ़े थे उसमें से ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहने का मतलब अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है दूसरी लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग केस है। ये था ओवरलैप या कोइंसाइड केस और ये था इंटरसेक्टिंग केस। ठीक है, इसमें एक ही सोल्यूशन आएंगे क्योंकि दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही एक सोल्यूशन होगा।
तीसरा कंडीशन जो होता है यानी कि केस 3 जो होगा वो देखिए, उसमें क्या है A1/A2 तो इक्वल होगा B1/B2 के, बट C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइन जो होगी वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, यानी कि लाइन तो पैरेलल होगी, पैरेलल लाइन, और इसमें हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसलिए होगा, इसका क्या केस आएगा मैं आपको बताऊं। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करोगे बच्चों तो ये पैरेलल लाइंस कैसे जाएंगी, ये एक लाइन जा रही है तो दूसरी लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, ये लाइन कहीं अपने आप में मीट ही नहीं करेंगे। जब पहली लाइन दूसरी लाइन से कहीं मीट नहीं करेगी तो सोल्यूशन कहाँ होगा, इसलिए इसमें नो सोल्यूशन होगा। तो अभी इसमें भी हम लोग कॉन्सिस्टेंट वाली बात कर लें। देखिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, इन दोनों केस के सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट। एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप भूलिए मत, पूरे इस चैप्टर में कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट समझ आएगा, तो इसलिए आपको ये नहीं भूलना है, 2-3 ही टॉपिक है। और ये नो सोल्यूशन वाले केस को हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा अगर इन दोनों के केस में आ रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कॉन्सिस्टेंट, और अगर जिसमें नो सोल्यूशन आता है तो उसको आप क्लियर बोल दिए इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं बता दूं आप लोगों को कि पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम जरूर अच्छे से सॉल्व करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को एकदम समझ में आएगा।